हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। सर हम तो बहुत बढ़िया हैं, आप अपने बताइए। मैं भी बहुत ही अच्छा हूं। और हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं एक रात के साथ। अभी रात हो चुकी होगी, आपकी घड़ी में समय हो रहा होगा लगभग। आपकी क्या सर, हमारी घड़ी में भी वही समय हो रहा है, यानी मेरी घड़ी में भी वही हो रहा है, 8:45। तो ठंड का समय है, लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बड़ा मजा आ रहा है। और जो चैप्टर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो चैप्टर है कौन सा सर? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का। यानी कि आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं ये क्लास 12th का सेकेंड चैप्टर है कौन सा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट अकॉर्डिंग टू पुरानी एनसीईआरटी। बट न्यू एनसीईआरटी में ये वन चैप्टर भी हो सकता है। यानी कि आज हम बिगनिंग करेंगे सर क्लास 12th की, जो कि हमारा चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का। तो जब भी हम नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं तो शुरुआत में हम एक बात जरूर करते हैं कि क्या उस चैप्टर का वेटेज है, क्या नीट में उस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं, या किसी भी और एग्जाम में आप देख सकते हैं उस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो बात कर लेते हैं हम जब इस चैप्टर के वेटेज के बारे में। तो ये चैप्टर का जो वेटेज है वो 3 से 4 क्वेश्चन का है। मतलब कि ये चैप्टर आपको 12 से 16 मार्क्स देता है। तो ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको 12 से 16 मार्क्स दे रहा है। और इसमें जो क्रिटिकल टॉपिक्स है, यानी जहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, एक वो है सर स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन और दूसरा है पॉलिनेशन। यानी यहां से एक और एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलता है, यानी 2 क्वेश्चन तो यहां से आ जाते हैं और बाकी जो बचा पूरा चैप्टर उसमें से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं या एक क्वेश्चन आ जाता है। तो मैंने बता दिया कि वेटेज इसका 3 से 4 क्वेश्चन का है, मार्क्स 12 से 16 में डिस्ट्रीब्यूटेड है। चैप्टर में जो क्रिटिकल टॉपिक है वो स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन है और पॉलिनेशन है। अब बात कर लेते हैं कि ये चैप्टर किस तरह से रिलेटेड है अदर चैप्टर से। हमको ये चैप्टर पढ़ने के लिए क्या क्या आना चाहिए और क्या नहीं भी आता है तो भी मैं उस चैप्टर को आपको अगर नहीं पढ़ाया है तो उसको रिलेट करूंगा उस चैप्टर से, और आप उस चैप्टर में उसको अच्छे तरीके से क्लियर कर लेना। क्योंकि हैवी डिमांड थी ये कई बच्चों की कि सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग स्टार्ट कर दो, आप पढ़ा दो, उसके बारे में पूरा फील दे दो, हमें मजा आ जाए, यानी कि हमें एम्ब्रियोलॉजी पूरी तरीके से आ जाए। ये बीएससी के बच्चों की भी डिमांड थी। मैं खुद ही एक बच्चा हूं। तो बात कर लेते हैं किसकी, ये चैप्टर किन किन से रिलेटेड है। तो ये चैप्टर रिलेट करता है हमारा प्लांट किंगडम से, और रिलेट करता है मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट से, और रिलेट करता है हमारा किससे, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से, और रिलेट करता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट खुद हो गया, और रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। मैंने यहाँ पे एनाटॉमी लिखना भूल दिया है, ये क्या होता है, एनाटॉमी भी होता है। तो एनाटॉमी से भी 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो टोटल अगर हम बात करें इस पूरी यूनिट की तो लगभग यहां से आपको अब 10 नहीं 14, 12 से 14 क्वेश्चन मिलते हैं। तो ये जो अकेले ये जो इस तरह से बनता है ना सर, ये 12 से 14 क्वेश्चन लाता है अपने आप में। पर अब इसमें से रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म को रिमूव कर दिया गया है, यानी एक क्वेश्चन आपका तो डायरेक्ट यहां से गया। तो फिर भी ये आपका 10 से 12 क्वेश्चन का वेटेज रखते हैं ये चैप्टर। मैं इन सभी चैप्टरों को लिंक करके आपस में पढ़ाऊंगा, आपको बहुत मजा आएगा। हम स्टार्ट करते हैं एम्ब्रियोलॉजी, यानी अब हम बिगिनिंग करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स की। तो आइए लगाइए हेडिंग। तो सबसे पहले आज की क्लास में हम ऐसा नहीं कि पूरा चैप्टर पढ़ लें और सारा बेसिक एक ही लेक्चर में खत्म कर दें। बेसिक तो एक लेक्चर में खत्म हो जाएगा, पर हम इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ना नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे। क्योंकि आज आप सब मिलकर मेरे संग क्या करेंगे, इस चैप्टर के बेसिक समझेंगे। आपको ये क्लास पूरी देखनी है, इससे बाद आपको इस चैप्टर में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप मेरे संग जुड़ जाएंगे इस चैप्टर से। तो पहली क्लास बेसिक के साथ शुरुआत करते हैं। आपने क्या पढ़ा है? हमने ये पढ़ा है आर.एच. व्हिटेकर का क्लासिफिकेशन, या मतलब आर.एच. व्हिटेकर ने सबसे पहले तो नहीं कहूंगा, बाद में एक सुव्यवस्थित ढंग से 5 किंगडम में बांटा। सर वो 5 किंगडम के नाम बताओ। 5 किंगडम के नाम जल्दी मेरे संग बोलो। मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा जिम्नोस्पर्म, पांचवा एंजियोस्पर्म। फिर से बोलेंगे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, उसके बाद क्या कहते हैं, जिम्नो एंजियो। ठीक हो गया। अरे सॉरी, ये क्या क्या कर रहे हो सर? आप तो पहले ही लेक्चर में अपनी बेइज्जती करवा ले रहे हो। पहले ही लेक्चर में ये क्या कर रहे हो? मोनेरा, प्रोटिस्टा, जिम्नो एंजियो क्या कर दिया आपने? ये गलत हो गया। फिर से सुनना, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया प्लांटेई। फिर से मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया प्लांटेई। आप उसको गलत हो गया था उसमें मत जाना।
तो अब क्या हुआ, कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। अब देखा कि हमने ये मोनेरा वाला पढ़ लिया पार्ट, नहीं पढ़ा तो पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लेना। प्रोटिस्टा अभी तक हमने ऐसा मानना है पढ़ लिया, फंजाई भी पढ़ लिया, एनिमेलिया भी पढ़ लिया। सर हमने तो नहीं पढ़ा, हम क्या करें, पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, सब होगा, आप मेरे संग पढ़ रहे हैं, जुड़े रहो। अब प्लांटेई को भी फर्दर क्लासिफाई किया है, किस किस में बांटा है, तो प्लांटेई को बांटा है एल्गी में, ब्रायोफाइट में, टेरिडोफाइट में, जिम्नोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में। यानी एल्गी है, ब्रायोफाइट है, टेरिडोफाइट है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है। अब हमने एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, इसके बारे में कहां पढ़ा, प्लांट किंगडम। याद करो, प्लांट किंगडम में हमने किसके बारे में पढ़ा, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नो के बारे में। हमने वहां क्या क्या पढ़ा, हमने हैबिटाट समझा, स्ट्रक्चर देखा, रिप्रोडक्शन समझा और उसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी समझी। क्या क्या समझी, हैबिटाट समझा, स्ट्रक्चर समझा, रिप्रोडक्शन समझा, इंपॉर्टेंस समझा। तो ये हमने कहां पढ़ा था सर, प्लांट किंगडम में। अब क्या पढ़े हम, अब हमें पढ़ना है क्या, एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म का जो मॉर्फोलॉजी है, यानी जो उसका स्ट्रक्चर है, उसके एक सेपरेट चैप्टर बनाया गया, जिस चैप्टर का नाम रखा मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट। अच्छा, इसीलिए हमने 5वां चैप्टर क्लास 11 में सर मॉर्फोलॉजी पढ़ा था। उस मॉर्फोलॉजी में ध्यान करना, आपने क्या पढ़ा था, मॉर्फो में हमने सर स्ट्रक्चर के बारे में समझा था। यानी कि एंजियोस्पर्म को जो स्ट्रक्चर है वो हमने अलग चैप्टर में पढ़ा था, मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स में। अब उसकी एनाटॉमी को भी एक चैप्टर से समझा, पूरा चैप्टर है सर वो छठा, जो कि है एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो हमने जिम्नोस्पर्म के बाद जो एंजियोस्पर्म आया, उसकी मॉर्फो समझी, एनाटॉमी समझी, इंटरनल स्ट्रक्चर को समझा अलग अलग चैप्टरों में। अब हैबिटाट तो सबको पता ही है, हैबिटाट तो हमने प्लांट किंगडम में ही देख लिया था। बट अब हमें ये भी तो बताओ, रिप्रोडक्शन कहां पढ़ेंगे, तो रिप्रोडक्शन के लिए एक अलग चैप्टर डेडिकेट है। वो चैप्टर आपके सामने क्लास 12th का पहला चैप्टर है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो पूरा चैप्टर डेडिकेटेड है किस पर, उसकी रिप्रोडक्शन पे डेडिकेटेड है। यानी ये चैप्टर का नाम ही क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। और फ्लावरिंग प्लांट में हमारे एंजियोस्पर्म है, तो एंजियोस्पर्म में सर ये पूरा चैप्टर डेडिकेटेड है किसके ऊपर, उसकी रिप्रोडक्शन के ऊपर। यानी ये जो एम्ब्रियोलॉजी हम पढ़ेंगे, वो क्यों पढ़ेंगे, आपको अब समझ में आया। हमने एक अलग चैप्टर क्यों बनाया, एंजियोस्पर्म। अभी वर्तमान में आपके सामने जो भी प्लांट ज्यादा आपको देखने को मिलते हैं, अगर पहाड़ी इलाकों की बात ना करें, आपके सामने जो ज्यादातर प्लांट देखने को मिलते हैं, चाहे वो नीम का हो, चाहे वो आम का हो, जो भी तुलसी और कोई भी पौधा आपको देखने को मिल रहा है, वो सब क्या है सर, एंजियोस्पर्म है। यानी कि आपको सभी जगह एंजियोस्पर्म देखने को मिल रहे हैं। तो इसका मतलब उसकी मॉर्फो भी समझनी होगी, वो हमने अलग चैप्टर में पढ़ा क्लास 11th में, मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स। उसकी एनाटॉमी यानी इंटरनल स्ट्रक्चर को भी एक अलग चैप्टर में पढ़ा, एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट्स। और जो बचा रिप्रोडक्शन, उसको हम एक अलग चैप्टर में पढ़ेंगे, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में। तो आपको मैंने अभी तक जितना भी समय वेस्ट किया होगा, ये समय वेस्ट नहीं है, ये चैप्टर की भूमिका बता रहा हूं कि हमें किस तरह से चैप्टर में एंटर करना है और ये क्यों चैप्टर को अच्छे से समझना है। तब तक इसको नोट कीजिए, हम आगे बढ़ते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। अब बहुत बढ़िया चीज आपके सामने लिखी है, शानदार अक्षरों से मैंने आपके सामने लिख रखा है। राइटिंग भी मैं काफी अच्छी बना लेता हूं, आपको नोट्स भी प्रॉपर मिलते हैं, क्लीन हैंडराइटिंग होती है मेरी। आप यही नोट समझे, चाहे वो बीएससी में भी हो या फिर हमारे क्या कहते हैं नीट के स्टूडेंट हो, वो सब इसी तरीके से नोट्स बनाएंगे। अपने एग्जाम में इस तरह से आप लिखेंगे, चाहे वो बोर्ड्स का एग्जाम लिख रहे हो, आपको मार्क्स बहुत अच्छे मिलेंगे। तो बात कर लेते हैं हम स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट। ये चैप्टर आप कैसे स्टार्ट कर रहे हो सर, चैप्टर में तो पहले कुछ लिखा है हमने, पहली हेडिंग क्या है, जैसे चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी में, वो बोलता है चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। वो बात कर देता है सीधा कि फ्लावर के बारे में बताओ, आप ऐसे एग्जाम्पल करो, 10 फ्लावर इकट्ठे करो, ये बात करता है। ये क्या बात कर रहे हो, गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट, ये क्या पढ़ा रहे हो सर, ये तो पहला चैप्टर तो रिलेट ही नहीं कर रहा है कहीं से। एनसीईआरटी में तो ऐसा कहीं लिखा ही नहीं है गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट, सीधा
आप तो वहां तो प्यारी प्यारी बातें करी है, एक फूल तोड़ो 10 फूल तोड़ो ग्रुप बनाओ, ऐसी चीजें लिखी हैं। हम तो यही करने आए थे क्लास 12th में कि सैर सपाटा करेंगे, फूल तोड़ेंगे और चैप्टर में ले जाएंगे और दे देंगे टीचर को। टीचर को फूल देंगे। हाँ यही सोचा था हमने तो सर कि बायो वाले टीचर या मैम जो भी हैं उनको फूल देंगे इस चैप्टर में। इतना ही तो करना है, ऐसा नहीं करना है। आपको ये समझना है पूरा बेसिक से, क्योंकि एग्जाम ऐसा नहीं कि ये फूल देने से क्लियर हो जाएगा या और अब तो महीने भी आने वाले हैं वो वाले, तो वो ऐसा नहीं करना है। हमें चैप्टर को शुरुआत करनी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स की। तो हम बात कर रहे हैं, अभी दिसंबर चल रहा है, अभी रुको जरा, फरवरी तक तो आने दो। हाँ तो ये स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट रिलेट किससे करें, ये आपने कहाँ से लिखा? तो प्लांट किंगडम पढ़ा है आपने? प्लांट किंगडम आपने नहीं पढ़ाया है, कहीं तो पढ़ा होगा, कुछ तो बेसिक पता होगा। तो प्लांट किंगडम में हमने गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट के बारे में कुछ सुना था। अब इसका यहाँ पे कैसे रिलेशन है सर, ये तो बताओ। तो देखो नीट क्या करता है ना, बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछता है, वो जनरेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेता है। अभी नीट 2020 में एक ऐसा क्वेश्चन था कि किन जनरेशन के बीच का सेल है। इस तरह के क्वेश्चन कैसे करें, जनरेशन पे सवाल कैसे करें? हमने तो बेसिक बेसिक पढ़ा था, फूल देना सीखा था, ये चीजें तो किसी ने बताई नहीं। तो जनरेशन के ऊपर क्वेश्चन आप कर सकें, इसीलिए आपको स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट का नॉलेज होना चाहिए। स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट का नॉलेज कहाँ से मिलेगा? बेसिक उसका प्लांट किंगडम से है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने एक लाइन लिखी है, इन ऑल प्लांट्स स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट प्रेजेंट। चाहे वो कोई भी प्लांट हो, बात कर लो आप एल्गी की, ब्रायोफाइट की, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है, गैमेटोफाइट कन्वर्ट होता है स्पोरोफाइट में, स्पोरोफाइट कन्वर्ट होता है गैमेटोफाइट में, ये तो हमने पढ़ा है। तो हमने बात कर लें चाहे एल्गी की, ब्रायोफाइट की, टेरिडो की बात कर लें, जिम्नो की बात कर लें, एनजीओ की बात कर लें, इन सब में क्या होता है, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट पाया जाता है। इसका चैप्टर से रिलेशन तो बताओ। रुको जरा, तो क्या रिलेशन है इस चैप्टर का? मतलब कि गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट पाया जा रहा है। हमने क्या पढ़ा, लाइफ साइकिल पढ़ी थी वहां पे, डिप्लॉन्टिक, हैप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, ऐसी कुछ चीजें भी पढ़ी थी। और ये भी पढ़ा था कि प्लांट हैप्लॉइड है, हैप्लोडिप्लॉइड तो नहीं पढ़ा होगा, डिप्लॉइड प्लांट पढ़ा होगा, ऐसी चीजें हमने पढ़ी थी। कुछ तो कुछ याद आ रहा है, मतलब ऐसी कुछ चीजें हमने पढ़ी थी कि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है और हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है, ऐसा कुछ तो याद आ रहा है। तो अभी हमें उन सब में नहीं जाना है, इतना भी बेसिक में नहीं घुसना है इस चैप्टर में। हमें ये पता होता है कि एंजियोस्पर्म में डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। इसका क्या मतलब होता है ये मैं सब समझाऊंगा आपको, चैप्टर से बने रहो, बहुत मजा आएगा, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो ऐसा होता है, अगर आपको गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट कुछ याद आ रहा है तो प्लांट किंगडम याद आ रहा है मतलब। अब क्या होता है ना, गैमेटोफाइट की जो प्लांट बॉडी होती है वो, यानी जो गैमेटोफाइट होता है वो कैसी स्टेज में होता है सर, हैप्लॉइड स्टेज में, मतलब गैमेटोफाइट एन है। गैमीट की माइटोसिस होती है। गैमीट क्या करता है, माइटोसिस करता है और हैप्लॉइड से एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बनता है, यानी गैमेटोफाइट माइटोसिस करके गैमीट बनाता है। और गैमीट जब बन गए, यानी मेल और फीमेल गैमीट जब बने, वो आपस में फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनाएंगे। जाइगोट क्या होता है, 2n। देखो गैमेटोफाइट n, उसने माइटोसिस करके गैमीट बनाया जो कि है अगेन n, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनाया जो कि है 2n। 2n यानी जाइगोट की माइटोसिस से क्या बनता है, स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट अगेन क्या होगा, 2n। स्पोरोफाइट से बनेंगे स्पोर, स्पोर बनते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। तो स्पोर कैसे होंगे, n, और उसकी माइटोसिस से बन जाएंगे, यानी वो जर्मिनेट करके क्या बना देगा, गैमेटोफाइट अगेन हैप्लॉइड। तो स्ट्रक्चर आप देखो, एक साइकिल पाथ चल रही है, गैमेटोफाइट इज कन्वर्टेड इनटू गैमीट, यानी गैमेटोफाइट ने गैमीट बनाए, गैमीट के फर्टिलाइजेशन के पश्चात जाइगोट बना, जाइगोट की माइटोसिस से स्पोरोफाइट बना, स्पोरोफाइट की मियोसिस से स्पोर बना, स्पोर की माइटोसिस से अगेन गैमेटोफाइट बना। अब मुझे ये पता है, अगर हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है तो गैमेटोफाइट वाली स्टेट डोमिनेट करेगी। हैप्लॉन्टिक मतलब उसमें हैप्लॉइड वाली चीजें ज्यादा होंगी ना, हैप्लोडिप्लॉन्टिक मतलब दोनों बराबर में होंगे। और डिप्लॉन्टिक की मैं बात कर दूं तो उसमें क्या होंगे,
2n वाली चीजें ज्यादा होंगी, यानी गैमीटोफाइट की संख्या क्या होगी, कम होगी। तो हमें ये पता है अगर डिप्लॉन्टिक है तो गैमेटोफाइट उसमें रिड्यूस होगा, यानी गैमेटोफाइट कम होगा। इसीलिए जो एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल होती है ना, वो डिप्लॉन्टिक होती है। तो डिप्लॉन्टिक होती है तो आपको क्या पता चल गया कि गैमेटोफाइट यानी कि वो रिड्यूस होंगे, यानी गैमेटोफाइट की सेल्स के नंबर कम होंगे। ऐसा पढ़ा है आपने? अब पढ़ लो, अब मजा आ रहा है, बिल्कुल मजा आएगा सर। हमें ये पता है कि हम ये बोलते हैं, पढ़ने से पहले हम जब चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो हमें ये पता होता है कि एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल डिप्लॉन्टिक होती है। तो डिप्लॉन्टिक का मतलब भी तो बताओ। तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का मतलब ये होता है कि उसमें गैमेटोफाइट्स की जो संख्या होती है सेल्स की, वो कम होती है एज कंपेयर टू स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट वहां पे डोमिनेट करता है, इसीलिए क्या होता है, प्लांट बॉडी डिप्लॉयड होती है। तो आपके दिमाग में एकदम से सेट हो जाना चाहिए, क्या सेट होना चाहिए, कि लाइफ साइकिल एंजियोस्पर्म की डिप्लॉन्टिक होती है बिकॉज उसमें गैमेटोफाइट के सेल्स के नंबर लेस होते हैं। बात करें उसकी जो प्लांट बॉडी होती है वो डिप्लॉयड होती है, क्योंकि उसका जो डोमिनेंट प्लांट बॉडी होती है वो क्या होती है, स्पोरोफाइट। तो लाइफ साइकिल और प्लांट में एक हिसाब से अंतर क्या है, देखो लाइफ साइकिल क्या होता है ना, उसमें गैमेटोफाइट की संख्या देखते हैं और स्पोरोफाइट की संख्या देखते हैं। अगर लाइफ साइकिल जो तो आपकी डिप्लॉन्टिक मिलती है तो हमें यह पता है अगर लाइफ साइकिल डिप्लॉन्टिक है तो इसका मतलब गैमेटोफाइट की संख्या क्या होगी, उसमें गैमेटोफाइट्स में सेल के नंबर कम होंगे। और हम प्लांट को डिप्लॉयड कह रहे हैं, इसका मतलब जो उसकी प्लांट बॉडी में डोमिनेंट स्टेज क्या होगी, वो स्पोरोफाइट होगी, न कि गैमेटोफाइट। तो यहां तक आपको एकदम क्लियर हो गया होगा, सारे धुंधलापन आपके दिमाग से हट गए होंगे। इसीलिए मैंने लिखा है इन ऑल प्लांट स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट प्रेजेंट। बात करें इन टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, डोमिनेंट प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होती है, इसीलिए वो डिप्लॉयड प्लांट होते हैं। तो यहां तक आपको एकदम से क्लियर हो गया होगा। अब हम एंजियोस्पर्म के बारे में कुछ और बात करेंगे। अगर यहां पर अभी भी क्लियर नहीं हुआ होगा तो लेक्चर के नीचे कमेंट कर देना, मैं लेक्चर नंबर 2 जब शुरुआत करूंगा तो इसको एक बार फिर से बता दूंगा। नहीं आया तो एक बार फिर से समझ लो, कोई जल्दबाजी नहीं है। आ गया है तो वो वीडियो को आगे बढ़ा लेना। देखो हर तरह के बच्चे को टैकल करना है। हो सकता है कि वो बच्चा मेरी इंग्लिश, जो मैं फिर भी इंग्लिश ही बताता हूँ, मैं कोई इतना ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ कि मैं पूरा इंग्लिश में पढ़ा सकूँ, पर वो बच्चा भी मुझे देख रहा है जो एक गांव में बैठा है और उसको क्या कहते हैं सर, इंग्लिश सीख रहा है, उसे इंग्लिश नहीं आती है। तो हमने ये देखना है कि गैमेटोफाइट होता है प्लांट में और एक स्पोरोफाइट होता है। गैमेटोफाइट n होता है और स्पोरोफाइट 2n होता है। गैमेटोफाइट माइटोसिस करके गैमीट बनाता है। गैमीट का काम होता है फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन करके क्या होता है, जाइगोट बनते हैं। जाइगोट की माइटोसिस से स्पोरोफाइट बनता है। स्पोरोफाइट से मियोसिस करके स्पोर बनते हैं और स्पोर जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट बना देता है। अब हमें यह पता है एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल डिप्लॉन्टिक होती है। तो अगर लाइफ साइकिल डिप्लॉन्टिक है इसका मतलब गैमेटोफाइट के सेल के नंबर रिड्यूस होंगे। अगर गैमेटोफाइट के सेल के नंबर कम है तो हमें यह भी पता है कि ये एक डिप्लॉयड प्लांट है, यानी कि जो इसकी प्लांट बॉडी है उसमें डोमिनेंट स्टेज क्या होगी, स्पोरोफाइट की। आ गया होगा, इसी समय लाइक कर देना। बहुत मेहनत करके ये लेक्चर आपके लिए डिज़ाइन किया जाता है। मैंने अपने फ्लो को जो है एक अच्छे तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। इस तरह से अगर आपको पसंद आता है तो भाई को सपोर्ट कर देना। आगे बढ़ते हैं अबाउट एंजियोस्पर्म के बारे में। नीला चश्मा जचता ए गोरे मुखड़े ते। काला चश्मा तो सुना था, ये नीला चश्मा क्या होता है, मेरा चश्मा नीला है। हाँ, तो बात कर लेते हैं अबाउट एंजियोस्पर्म की। तो हम जब एंजियोस्पर्म की बात करते हैं तो मैंने आपको पिछला डायग्राम के माध्यम से सब कुछ एक्सप्लेन किया, उसको एक बार लिख के लाया हूँ। नोट्स आपको प्रॉपर मिल रहे हैं तो देख लो, नोट्स बनाने हैं ना आपको। तो हाँ, तो सर हमने ये देखा अबाउट एंजियोस्पर्म में कि डिप्लॉयड प्लांट होता है। अब कोई प्लांट डिप्लॉयड कब कहा जाएगा, जब उसकी डोमिनेंट स्टेज क्या होगी, स्पोरोफाइट। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का मतलब बताओ, यानी गैमेटोफाइट स्टेज उसमें वेरी लेस सेल होंगे, यानी स्पोरोफाइट में उसकी सेल की संख्या ज्यादा होगी, ऐसे भी कह सकते हो।
और ये पता है कि एंजियोस्पर्म क्या होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट, यानी उसमें फ्लावर आते हैं, तो फ्लावर आएगा तो फ्लावरिंग प्लांट होगा, सीड बियर करेगा तो सीड बियरिंग प्लांट होते हैं। और इसीलिए हमें देखो इस चैप्टर में आखिरकार पढ़ना क्या है, इस चैप्टर में हमें स्पोरोफाइट देखना है, एंजियोस्पर्म के स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर दिखाना है और उसमें गैमेटोफाइट की लोकेशन क्या है उसको बताना है। इस चैप्टर में हमको ये करके दिखाना है, तो ये करके दिखाओ, इस चैप्टर में आगे बढ़ जाओ। यानी वी नीड टू नो अबाउट स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट, यानी इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, हमें जानने की जरूरत है स्पोरोफाइट की और गैमेटोफाइट की, किसके, एंजियोस्पर्म के। तो बात कर लेते हैं हम इस चैप्टर में एंजियोस्पर्म में और आगे बढ़ते हैं। आपके सामने शानदार नोट्स प्रस्तुत हैं, मैं इसको मिटाता हूं और आगे बढ़ता हूं, तो तब तक आप इसको नोट करो। तो अब बात कर लेते हैं व्हाट इज स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म। यानी कि एंजियोस्पर्म में हमें ये जानना है इस चैप्टर में स्पोरोफाइट के बारे में पढ़ना है, क्योंकि प्लांट बॉडी क्या है, डिप्लॉयड है। उसमें गैमेटोफाइट के बारे में भी समझना है, क्योंकि गैमेटोफाइट कहीं छुप के बैठा है। तो अगर हम बात कर लेते हैं, अगर आपके आसपास जो प्लांट आपको देखने को मिलते हैं सब क्या बोलेगा, अपन एंजियोस्पर्म बोलेगा। अगर जब अपन एंजियोस्पर्म बोलेगा तो इसका मतलब क्या है कि उसमें जो डोमिनेंट प्लांट बॉडी होगी वो स्पोरोफाइट जनरेशन की होगी, यानी कि प्लांट्स स्पोरोफाइट है। अगर तू जिसको भी देखेगा तो बोलने का तू स्पोरोफाइट, यानी प्लांट क्या है, तू स्पोरोफाइट है, क्योंकि ऑल पार्ट्स आर स्पोरोफाइट जनरेशन बिकॉज ऑल पार्ट्स क्या हैं, डिप्लॉयड है। तो अपन क्या बोलेगा कि अगर हम देखेगा फ्लावर यानी पुष्प, पुष्पा नहीं, पुष्पा सुन के फ्लावर समझेगा क्या, फायर है अपन, तो फ्लावर क्या होता है, 2n होता है। लीफ की बात करो 2n होता है, स्टेम की बात कर 2n होता है, रूट की बात कर 2n होता है। यानी अपन को जो भी प्लांट में पार्ट दिखेगा वो लगभग 2n दिखेगा, यानी कि हम क्या बोलेगा, वो स्पोरोफाइट है, यानी कि उसकी जो प्लांट बॉडी है वो डिप्लॉयड है। अच्छा, तो गैमेटोफाइट कहीं ना कहीं तो छुबरेला है, यानी गैमेटोफाइट कहीं ना कहीं तो है। तो क्या अपन रूट स्टेम लीफ को गैमेटोफाइट में कहीं छुपने का उसका रिलेशन देख सकता है, तो अपन नहीं देख सकता। ये हमें पता है कि ये सब क्या है, 2n, और इनका तो कोई रिलेशन ही नहीं है सर, इनका तो रिलेशन ही नहीं है, नहीं चेक किसके संग रिलेशन नहीं है, गैमेटोफाइट के संग रिलेशन ही नहीं है। तो कहाँ छुपा है गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट तो कहीं और ही छुपा है, बहुत अच्छी जगह है जो उसको सबसे ज्यादा पसंद है और आपको भी पसंद है, जो आपका इरादा करता है किसी को देने का, चाहे वो चोरी दे या चुपके दे। तो अगर हमें पता है कि वो कहाँ छुपा हो सकता है, फिर रूट स्टेम लीफ के संग तो कोई रिलेशन ही नहीं है उसका, फ्लावर है ना, फायर है, फ्लावर के अंदर गैमेटोफाइट छुपा है, यानी कि उसका रिलेशन कहाँ से आ सकता है सर, फ्लावर से आ सकता है। तो फ्लावर से रिलेशन देखना है, ऐसे समझना है, पूरी फनी लैंग्वेज में पढ़ाऊंगा, पूरी कॉमेडी करके आपको समझाऊंगा ताकि आपको बायो का फील आ जाए। इस तरह से अगर कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में उतर जाता है तो बिल्कुल मजा आ जाएगा। तो वो गैमेटोफाइट कहाँ छुपा होगा सर, फ्लावर में छुपा होगा। तो हम क्या करेंगे, जो भी गैमेटोफाइट रिलेटेड बात करेंगे वो किससे करेंगे, फ्लावर से करेंगे। तो फ्लावर में क्या है, गैमेटोफाइट यहां है, पर फ्लावर खुद क्या है, डिप्लॉयड है, तो छुपा इसके अंदर है गैमेटोफ्लाइट, गैमेटोफ्लाइट नहीं गैमेटोफाइट। तो फ्लावर तो डिप्लॉयड है हमारा 2n है, पर गैमेटोफाइट छिपा है इसके अंदर कहीं, उसको पहचानो, देखो, समझो और जानो। क्या जाने सर, कुछ तो बता दो ऐसा। तो मैं आपके सामने एक डायग्राम बनाने जा रहा हूं, उसको समझना। अब ई का है मास्टर, ई का देख लियो। हम तो निकले थे गैमेटोफाइट की खोज में, हम तो सोच रहे थे गैमेटोफाइट जो फ्लावर के अंदर छुपा है उसको ऐसे देख लेते हैं, जो घोंसला जैसा का बना दियो मास्टर। तो देखो ये क्या है, इसको गौर से देखो, तो ये एक फ्लावर का स्ट्रक्चर है। फ्लावर, इसमें कहाँ फ्लावर है, देखो ये क्या है, थैलेमस,
थैलेमस में सारी चीजें होती हैं और ये पेडिसल है, ये सब 2n होगा। थैलेमस में क्या है, सेपल्स अरेंज होती हैं, पेटल्स अरेंज होती है, ओवरी होती है, गाइनोशियम कहते हैं जिसे, यानी कि जिसको पिस्टिल कहते हैं, यानी पिस्टिल का अरेंजमेंट होता है, एंथर का अरेंजमेंट होता है। थैलेमस के ऊपर पेटल, सेपल और क्या कहते हैं जो कि हमारी पिस्टिल है और स्टेमन का अरेंजमेंट होता है। ये सब का होता है, डिप्लॉइड होता है। यानी कि बात करें सेपल की तो डिप्लॉइड होगा, पेटल की बात करें डिप्लॉइड होगा, पिस्टिल की बात करें डिप्लॉइड होगा, स्टेमन की बात करें डिप्लॉइड होगा। तो गैमेटोफाइट छुपा कहाँ है, ये तो बता दो। सब तो डिप्लॉइड बता रहे हो, गैमेटोफाइट छुपा है, प्रेजेंट है इनसाइड एंथर एंड अव्यूल, अव्यूल नहीं ओव्यूल। क्योंकि ये जो चारों वर्ल बन रही हैं, चाहे वो सेपल की हो, पेटल की हो, स्टेमन की हो, पिस्टिल को कार्पल्स भी कहते हैं, तो कार्पल की हो, वो किस्म के पार्ट हैं स्पोरोफाइट के, तो वो छिपा है गैमेटोफाइट इनसाइड एंथर और ओव्यूल के। अब ये एंथर और ओव्यूल कहाँ छुपे हैं ये तो बताओ। आप कह रहे हो स्पोरोफाइट छुप गया है किसके अंदर, एंथर और ओव्यूल के। ये एंथर और ओव्यूल कहाँ छुपे हैं, तो आपके सामने जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, क्या दिख रहा है, स्टेमन दिख रहा है और पिस्टिल दिख रहा है। इसको इनलार्ज करो, समझो। तो जो स्टेमन होता है ना, ये भी 2n होता है, और जो हमारी पिस्टिल होती है ये भी 2n होती है। क्या करूं, पैसा बर्बाद। आप उतनी देर से 2n बता रहे हो, पैसा तो दिया ही नहीं, कैसे बर्बाद। समझो, स्टेमन किससे मिलकर बनता है, एक तो स्टेमन में होता है एंथर और एक होता है फिलामेंट। आप अपनी आवाज बढ़ाते घटाते रहते हो तो वो डिपेंड करता है। तो स्टेमन दो पार्ट से मिलकर बनता है। अभी जब मैं आपको स्टेमन का स्ट्रक्चर बताऊंगा और एंथर का स्ट्रक्चर बताऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा। आज की क्लास पूरी बेसिक है, पूरा पढ़ लो बेसिक, फिर आपको अभी नहीं भी समझ में आ रहा होगा, जब आप लेक्चर में पहले लेक्चर में आ जाओगे सब समझ में आएगा। तो ऐसा नहीं कि मेरी पहली लेक्चर को देख के आप बंद कर दो कि ये बेवकूफ मास्टर है और बकवास बताता है, नहीं। तो देखो, स्टेमन होता है वो दो पार्ट से मिलकर बनता है। अभी आपके ऊपर से जा रहा होगा पर आप लेक्चर समझोगे तो आपको अच्छे से आएगा। तो स्टेमन दो पार्ट से मिलकर बना है, एक एंथर और एक फिलामेंट। तो मैं क्या करूं, एंथर भी तो 2n है, फिलामेंट भी 2n है। एंथर के अंदर कुछ खेल चल रहा है। एंथर जो होता है वो 2n तो होता है, मैं मानता हूं, पर एंथर के अंदर छुपा होता है गैमेटोफाइट। क्योंकि जो ये एंथर होता है ना, इसके अंदर होती है माइक्रोस्पोरेंजिया और उसके अंदर होते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। जो कि स्पोरोजिनस टिश्यू में क्या होता है कि वो मियोसिस करते हैं, यानी कि पोलन मदर सेल मियोसिस करते हैं। अब ये तो समझ नहीं आ रहा सर, तो आपको ये याद रखना है कि स्टेमन अभी दो पार्ट होते हैं, एक होता है एंथर और एक होता है फिलामेंट। एंथर के अंदर मियोसिस होती है, तो मियोसिस के बाद क्या बनता है, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। ये समझ में आया ना, जो मैंने बीच में बकवास करी वो समझ नहीं आ रहा है सर, अभी नहीं आ रहा, अभी हम सब कुछ दिमाग से ऊपर जा रहा है, बिल्कुल उड़ जा रहा है। आप अभी इतना समझो, जो बकवास की उसको अभी हटाओ। ये समझो कि जो ये क्या कहते हैं, स्टेमन स्पोरोफाइट है, दो पार्ट से मिलकर बना, फिलामेंट और एंथर। एंथर भी 2n, फिलामेंट भी 2n। एंथर के अंदर खेला चल रहा है, उस खेला में क्या हो रहा है, मियोसिस हो रही है, और मियोसिस से क्या बनते हैं, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। जहां पे हैप्लॉइड आ जाता है वहां के लिए क्या टर्म यूज करते हैं, हैप्लॉइड के लिए गैमेटोफाइट यूज करते हैं। तो गैमेटोफाइट कहाँ छुपा हुआ है सर, एंथर के अंदर। अब बात कर लेते हैं ओवरी की। ओवरी भी 2n है, तो ओवरी के अंदर एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको बोलते हैं ओव्यूल। ओव्यूल्स के अरेंजमेंट भी देखेंगे जब चैप्टर आगे बढ़ेगा कि टाइप्स ऑफ ओव्यूल क्या है। ऑर्थोटोपस, हेमीट्रोपस, ये सुने होंगे आपने, पर ये फील नहीं हो पाए, ये भी फील कराऊंगा। पूरा मजा आएगा, मेरे संग तो बने रहो। आप पूरे लेक्चर मुझे 7 से 8 लेक्चर दे तो दो, एम्ब्रियोलॉजी आपके दिमाग में ऐसे सेट हो जाएगी कि आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। तो जो ये ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है ना, आपके लिए टर्म नहीं हो सकते हैं अभी, पर सब समझ में आएगा।
इस ओव्यूल के अंदर खेला होता है, गैमेटोफाइट बनता है। तो कि गैमेटोफाइट छुपा कहाँ है हमने ढूंढ लिया, हमने ये पता लगा लिया कि आखिरकार गैमेटोफाइट छुप के कहाँ बैठा था। गैमेटोफाइट छुपा था एंथर और ओव्यूल के अंदर। तो अगर हमसे पूछा जाए कि गैमेटोफाइट कहाँ लुका हुआ है सर, फ्लावर के अंदर लुका है, उसका रूट स्टेम लीफ से कोई लेना देना नहीं, वो सब पार्ट स्पोरोफाइट के हैं। पर एक जगह ऐसा होता है जहां पे गैमेटोफाइट भी छुपा होता है। तो गैमेटोफाइट की आप संख्या देख रहे हो बहुत कम है। अब हम कुछ और पढ़ लेते हैं आगे, बेसिक क्लास में आगे बढ़ाते हैं। चैप्टर की शुरुआत तो कल ही करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक सर आपने ये क्या करते जा रहे हो, ये कैसे कैसे स्ट्रक्चर बना रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पढ़ा तो आप रहे थे एम्ब्रियोलॉजी, आप तो सीधा ये फोटो हमको दिखा दे रहे हो। क्या पढ़े हम इसको, समझे कैसे हम? तो रुको जरा, सब्र करो, सब समझ में आएगा। ये बेसिक क्लास चल रही है, आपको लग रहा होगा ये बीच बीच से टॉपिक उठा ला रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। तो मैं आपके दिमाग में एक बेस रख रहा हूँ, पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। यानी पूरे चैप्टर में हम करने क्या वाले हैं, पूरे चैप्टर के बारे में आपको पहले लेक्चर में समराइज कर रहा हूँ। लोग पहले क्या करते हैं, चैप्टर पढ़ाते हैं फिर समरी देते हैं। मैं आपको पहले समरी दे रहा हूँ फिर चैप्टर पढ़ाऊंगा। क्या बात कर रहे हो, अरे अलग चलो ना। नीट में क्या होता है, सब पहले पेपर सॉल्व करते हैं फिर ओएमआर भरते हैं। हम ओएमआर भरेंगे फिर पेपर सॉल्व करेंगे। क्या कह रहे हो सर, इसीलिए आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। मैं कह रहा हूँ नीट के पेपर में सब पहले पेपर सॉल्व करते हैं फिर ओएमआर भरते हैं। हम पहले ओएमआर भर देंगे फिर पेपर सॉल्व करेंगे। यही कारण है जो आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो ये आप क्या कर रहे हो, पहले आप समराइज कर रहे हो फिर चैप्टर पढ़ाओगे। हाँ सुनो, इससे क्या होगा ना, आपको चैप्टर का बेसिक पता चल जाएगा कि हमें पूरे चैप्टर में करना क्या है। अभी आपने सीधा एंथर दिखा दिया हमको, अभी तक जो जो पढ़ा रहे थे वो सब पढ़ा रहे थे, बात तो सही है, आप एंथर दिखा रहे हो। इसका क्या करें हम? तो देखो होता क्या है ना, होता ये है कि ये स्टेमन है, ये पूरा क्या है, स्टेमन है। स्टेमन में एक एंथर होता है और एक फिलामेंट होता है। क्या करें हम, एंथर को समझो। मुझे ये पता है एंथर के अंदर क्या होगा सर, एंथर के अंदर ये होगा कि इसमें मियोसिस होगी और मियोसिस के बाद गैमेटोफाइट जनरेशन आएगी। अभी मुझे जनरेशन वाला क्वेश्चन भी कराना है, मैं उसके बाद इस लेक्चर को एंड करूंगा। तो जनरेशन के क्वेश्चन को समझने के लिए ऐसे कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए। आपके बीएससी में ऐसे कॉन्सेप्ट अगर खुल जा रहे हैं तो आपको पूरा बीएससी लेवल भी यहाँ पे कवर कराया जाएगा। तो होता क्या है कि ये जो हमारा एंथर है इसके अंदर होते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। पहली बात, एंथर में आप ये दो गोले दिखा रहे हो, इसका मतलब समझा दो, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा। जब स्ट्रक्चर ऑफ एंथर यानी स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन पढ़ेंगे तो वहां पे मैं समझाऊंगा। बट अभी ये याद रखो कि जो एंथर होता है वो बाइलोब्ड होता है, यानी दो लोबों में बटा है। तो उसमें क्या होती है सर, माइक्रोस्पोरेंजिया पाई जाती है, वो भी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। पर अभी इसके अंदर देखो माइक्रोस्पोरेंजिया किसके अंदर है, एंथर के अंदर में। इसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया है और माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर भी स्पोरोजिनस टिश्यू है जिसको बोलते हैं पोलन मदर सेल, पीएमसी। पीएमसी क्या होता है सर, पोलन मदर सेल, ये 2n होती है। अच्छा, तो एंथर के अंदर गेम चलेगा। एंथर के अंदर जाएंगे तो बाइलोब्ड एंथर के अंदर में माइक्रोस्पोरेंजिया मिलेगी। बहुत बढ़िया। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू मिलेगा। मैं चश्मा उतार देता हूं, बेवकूफ लग रहा हूँ, बेकार लग रहा हूँ। तो स्पोरोजिनस टिश्यू या पोलन मदर सेल होती है जो कि 2n होती है, पीएमसी बोलते हैं। अब इसमें होगी मियोसिस। मैंने आपको अभी जो चैप्टर पढ़ा रहा हूं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, वहां माइटोसिस मियोसिस पढ़ाना है। पर जब मियोसिस होती है ना, यानी पहला डिवीजन जब होता है तो सेल की प्लॉइडी वहीं हाफ हो जाती है। अच्छा, ऐसा होता है। तो यहां पे जो मियोसिस होगी, मियोसिस के बाद क्या होगा ना, जब मियोसिस होगी तो बनेंगे स्पोर। उन स्पोर को हम क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोर। यानी कि माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो जाएगा, मियोसिस हो जाएगी, प्लॉइडी n हो जाएगी। तो पोलन मदर सेल की प्लॉइडी 2n से चेंज होकर n हो गई। अब क्या करें सर, 2n से n तो कर लिया। अब ये माइक्रोस्पोर क्या करते हैं ना, जर्मिनेट करते हैं, यानी माइटोसिस होती है और पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन कर देते हैं जो कि मेल गैमेटोफाइट एक्चुअल में होता है।
अगर आपसे जिसकी हमें तलाश थी वो ढूंढ लिया हमने गैमेटोफाइट ढूंढना था। गैमेटोफाइट कहाँ मिलेगा? एंथर में। एंथर के अंदर क्या होगा? माइक्रोस्पोरेंजिया पाई जाएगी। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू, जिसको पोलन मदर सेल, जिसको पीएमसी कहते हैं, जिसकी प्लॉइडी आपसे पूछे 2n। अब इसमें मियोसिस होगी जिससे माइक्रोस्पोर बनेंगे, तो 4 माइक्रोस्पोर बन गए। अब ये जो माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हुआ इनकी प्लॉइडी nn होगी और ये माइटोसिस के बाद पोलन ग्रेन बनाएंगे। और एक्चुअली में पोलन ग्रेन क्या होता है? मेल गैमेटोफाइट होता है। अच्छा, तो इसमें क्या होते हैं? एक से ज्यादा सेल पाए जा सकते हैं। तो मैंने 2 सेल दिखा रखे हैं आपको, तो ये भी बताऊंगा ये 2 सेल कैसे हैं, तो ये सब के बारे में जानकारी होगी। बट अभी ये याद रखना, इसमें एक से ज्यादा सेल होते हैं। बट अगर आपसे इसकी कोई प्लॉइडी पूछ ले तो आप उसको एन ही बताओगे। तो सर 2 जगह एन देखने को मिल रहा है, इसको एक्सप्लेन तो करो। यहां पे जो आपको 2 जनरेशन दिख रही है, एक तो स्पोर की और एक पोलन ग्रेन की। एक्चुअल में ये जो एन वाला पार्ट है ना, ये गैमेटोफिटिक जनरेशन का पार्ट है। यानी अगर आपसे कोई बोले इसमें गैमेटोफाइटिक जनरेशन बताओ, तो गैमेटोफाइटिक जनरेशन में माइक्रोस्पोर भी आएगा और पोलन ग्रेन भी आएगा। तो ये दोनों किसके पार्ट है सर? ये पार्ट है हमारे गैमेटोफिटिक जनरेशन के। बट एक्चुअल में मेल गैमेटोफाइट तो कोई और है जो कि पोलन ग्रेन है। समझ में आया? इसी समय लाइक करो अगर समझ में आया कि गैमेटोफिटिक जनरेशन क्या होता है, जिसमें सेल्स हैप्लॉइड पाए जाते हैं। गैमेटोफिटिक जनरेशन का मतलब क्या होता है? जिसमें सेल्स हैप्लॉइड पाए जाते हैं। अगर सेल्स हैप्लॉइड पाए जा रहे हैं तो वो पार्ट है गैमेटोफिटिक जनरेशन के। पर अगर आपसे इसमें पूछ ले कि गैमेटोफाइट बताओ, तो यहाँ पे गैमेटोफाइट क्या है सर? पोलन ग्रेन, जो कि मल्टीपल सेल से बना है, 2 सेल से बन रहा है, तो इसके पार एक लेयर होती है। ये सब आपको बताई जाएगी। बट अभी आपको ये याद रखना है कि ये किसके पार्ट हैं? गैमेटोफिटिक जनरेशन के। तो सेल की नंबर कम है सर यहाँ पे, किसमें? गैमेटोफाइट में। आप देख रहे हो स्पोरोफाइट डोमिनेट कर रहा है। अब हम चलते हैं फीमेल इस वाले पार्ट में। एंथर तो हमने पढ़ लिया, ये तो मेल पार्ट था उसका। अब फीमेल पार्ट में चलते हैं। इसको नोट करो, नोट्स बनाओ, साफ हैंड राइटिंग में मजा आ जाएगा आपको एकदम से। इसको नोट कर लो। तो अब चलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट की तलाश में। मेल गैमेटोफाइट जो छुपा बैठा था वो मुझको मिल गया है। फीमेल गैमेटोफाइट को भी ढूंढ लेते हैं। होता क्या है, जो ओवरी होती है ना वो 2n होती है, ये तो सबको पता है, बेसिक है। इसमें क्या होता है? ओव्यूल बनता है, ओवरी से अटैच होता है ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर भी खेला होता है। इसके अंदर क्या खेला होता है? एमएमसी, मेगा मदर सेल्स। मेगा मदर सेल नहीं ये क्या कह रहे हो सर? मेगा स्पोर मदर सेल। यानी एमएमसी जो होती है मेगा स्पोर मदर सेल, इसमें होती है मियोसिस। अच्छा, मियोसिस होगी तो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगा, स्पोर का फॉर्मेशन होगा। 4 स्पोर बने हैप्लॉइड, जो कि मेगा स्पोर फॉर्म बनेंगे, यानी मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होगा। यानी मेगा स्पोर मदर सेल देगी मेगा स्पोर। ठीक हो गया। अब इस मेगा स्पोर में से चारों मेगा स्पोर, ऐसा नहीं कि चारों मेगा स्पोर एम्ब्रियो सैक बना ले, ये तो पॉसिबल नहीं है। इसमें से एक मेगा स्पोर नरिश्ड होगा, खूब सारा न्यूट्रिशन इकट्ठा करेगा, 3 डीजनरेट हो जाएंगे और एक मेगा स्पोर बना लेगा एम्ब्रियो सैक। अब ये एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर कब पढ़ेंगे? जब फीमेल गैमेटोफाइट या फीमेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम आगे। तो वहां पे हम एम्ब्रियो सैक में देखेंगे कि 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियस कंडीशन पाई जाएगी। क्या? 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियस कंडीशन पाई जाएगी, जिसमें 3 तो होंगे एंटीपोडल सेल, जो कि ऊपर वाले हैं, सबकी प्लॉइडी n। एक होगा पोलर न्यूक्लियाई 2n, 2 सेल होंगे, 2 न्यूक्लियस होंगे। सिनर्जिट में इसमें 2 सिनर्जिट और एक एक्सल आएगी, प्लॉइडी n। तो एम्ब्रियो सैक क्या बनेगा? हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। और जो ये एम्ब्रियो सैक होगा एक्चुअल में फीमेल गैमेटोफाइट होगा। तो फीमेल गैमेटोफाइट भी हमने ढूंढ लिया। तो यहां पे फीमेल गैमेटोफाइट क्या है? एम्ब्रियो सैक। तो ये तो बहुत बढ़िया है, हमने फीमेल गैमेटोफाइट निकाल लिया। पर यहां पे बीच में देखो ये 2 जनरेशन चल रही हैं, ये n और यहां पे भी ये एम्ब्रियो सैक बना, ये भी n है, यानी ये भी तो फीमेल गैमेटोफाइट है। तो ये वाली जनरेशन क्या है सर?
ये गैमेटोफिटिक जनरेशन का पार्ट है, गैमेटोफिटिक जनरेशन का पार्ट है। अच्छा, तो ये गैमेटोफिटिक जनरेशन है। हाँ, तो नोट करके लिखना, अगर आपसे कोई पूछे कि मेगास्पोर और फीमेल गैमेटोफाइट के जो सेल हैं, यानी मेगास्पोर, ये जो आपके सामने है मेगास्पोर, और फीमेल गैमेटोफाइट के जो सेल हैं वो कौन सी जनरेशन में आते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए गैमेटोफिटिक जनरेशन में। यानी अगर आपसे पूछ ले मेगास्पोर और फीमेल गैमेटोफाइट जो कि हमारा एम्ब्रियो सैक है, ये कौन सी स्टेज में आते हैं, सर गैमेटोफिटिक जनरेशन में आते हैं। तो मेल गैमेटोफाइट कौन है, तो आप लिखोगे, चिल्ला चिल्ला के बोलोगे, पोलन ग्रेन। और फीमेल गैमेटोफाइट कौन है, तो आप कहोगे एम्ब्रियो सैक। तो जनरेशन की बात करें तो जनरेशन को गैमेटोफाइट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उसमें हैप्लॉइड सेल होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे जनरेशन को गैमेटोफाइट क्यों बोलते हैं, मतलब ऐसे क्यों गैमेटोफाइट जनरेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम उसमें हैप्लॉइड सेल देखते हैं। तो अब मैं आपको वो क्वेश्चन कराऊंगा जिसके लिए मैंने आप सबको इतना सब कुछ पढ़ा दिया। अब वो क्वेश्चन आपके सामने है। क्या क्वेश्चन है, आपको फ्यू एग्जाम्पल दिए जाएंगे जो अभी आपकी स्क्रीन पर आने ही वाले हैं, उनको क्लासीफाई करना है स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट जनरेशन में। तो आपको यहाँ पे नोट क्या करना है, हमें ये नोट करना है कि अगर हमें स्पोरोफाइट जनरेशन देखनी है तो 2n देखना होगा, और गैमेटोफाइट देखनी है तो n देखना होगा। क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं, तब तक आप इसको नोट करो। टाइम बहुत बढ़ता जा रहा है, 10:30 हो चुका है, तो लेक्चर बड़ा होते जा रहा है। अब ये लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, काफी बड़ा क्वेश्चन है। इसके बाद हम लेक्चर को यहीं पे समाप्त कर देंगे, और जो प्यारी प्यारी बातें हैं, जो फूल देने की बातें थी या फ्लावर से रिलेटेड बातें थी, वो हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हमने पूरा बेसिक समझा है। अगर समझ में आ जाता है तो मेरी मेहनत सफल हो जाएगी, और आप अपने प्यारे प्यारे कमेंट से मुझको ये बता देना कि हाँ सर, मुझको पूरा तरीके से आ गया है। क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, बहुत ध्यान से उसे पढ़ो। क्वेश्चन आपसे कह रहा है जो मैंने अब तक पढ़ाया वो सब आपके दिमाग में होना चाहिए, आप इस क्वेश्चन को आराम से कर ले जाएंगे। आपसे कह रहा है फ्यू एग्जांपल्स आर गिवन। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत कम कराते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपको कोई नहीं कराता। कह रहा है फ्यू एग्जांपल्स आर गिवन, और कह रहा है क्लासिफाई देम इनटू स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट जनरेशन। मैंने आपको गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट जनरेशन किस तरह से देखते हैं ये बताया है, इसीलिए आपको क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है, क्लासिफाई करो कि स्पोरोफाइट है या गैमेटोफाइट जनरेशन का पार्ट है। पहले पॉज करो लेक्चर को और सॉल्व करने की कोशिश करो। साथ में मैंने आपको हिंट के लिए नोट भी दे रखा है कि स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट में क्लासिफाई करने से पहले ये चेक कर लेना, जो एन में आएगा यानी जिसमें प्लॉइडी एन होगी वो गैमेटोफिटिक जनरेशन का पार्ट होगा, और जिसकी प्लॉइडी एन होगी वो स्पोरोफिटिक जनरेशन का पार्ट होगा। आइए चेक कर लेते हैं इसको। एंथर मैंने बताया था, एंथर क्या होता है, 2n, MMC 2n, PMC 2n, MMC मेगास्पोर मदर सेल, PMC पोलन मदर सेल, ओवरी 2n, 2n बोले तो स्पोरोफाइट, S4 सूरज नहीं, S4 स्पोरोफाइट, S4 सूरज नहीं, S4 स्पोरोफाइट। ओके, O4। तो यहाँ पे एंथर की बात करी, ये क्या है सर, एंथर की बात करी 2n स्पोरोफाइट, MMC की बात करी 2n स्पोरोफाइट, अगेन PMC की बात करी 2n स्पोरोफाइट, ओवरी की बात करी 2n स्पोरोफाइट जनरेशन, माइक्रोस्पोर n होता है, ये आएगा गैमेटोफिटिक जनरेशन, मेगास्पोर n होता है गैमेटोफिटिक जनरेशन। सिनर्जिड बताया था, सिनर्जिड और एग क्या होते हैं, सिनर्जिड n होता है गैमेटोफिटिक जनरेशन। एम्ब्रियोसैक फीमेल गैमेटोफाइट एक्चुअल में ये भी क्या होता है हमारा, n होता है गैमेटोफिटिक जनरेशन। फ्लावर 2n, फायर है अपन, तो ये होगा स्पोरोफिटिक जनरेशन। सेपल 2n होता है स्पोरोफिटिक जनरेशन। आज के लेक्चर को करने के बाद
आपको कभी भी जनरेशन वाला क्वेश्चन आ जाए, आपसे पूछे जनरेशन क्या है उसकी, तो अब मैंने अपनी तरफ से पूरा आपको बता दिया है जनरेशन पे सवाल। अब मत गलत करना यार, मेरी नाक कटवा दोगे। इतनी मेहनत करने के बाद पूरा लगभग 1 घंटे का लेक्चर होने वाला है, और इस 1 घंटे के लेक्चर में जो मेहनत मैंने की है वो मेहनत आपने भी करनी है, और पूरी तरीके से ईमानदारी से पढ़ना है उसको। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप 1-2 मिनट देखकर बंद कर दो, ये नहीं करना है। हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, पूरा लेक्चर को देखो, समझो मैंने इसमें किस तरह से गेमेटोफिटिक जनरेशन और स्पोरोफिटिक जनरेशन को अलग अलग करके समझाया है। अगर आपसे पूछा जाए कि गेमेटोफिटिक जनरेशन क्या होगी, तो आप उसमें हैप्लॉइड स्ट्रक्चर को ढूंढो, और अगर आपसे कहे स्पोरोफिटिक जनरेशन क्या होगी, तो आप डिप्लॉइड स्ट्रक्चर को ढूंढो। अब नेक्स्ट जब हम ये लेक्चर लाएंगे, लेक्चर नंबर 2 आपके सामने जब आएगा, तो उसमें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट स्टार्ट करेंगे एक्चुअल में, यानी एम्ब्रियोलॉजी को पूरी तरीके से फील लेके हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो मिलते हैं आपसे एक सभी से छोटे से ब्रेक के बाद। मेरे दिल में एक बात थी जो मैं आपसे कहना चाहता था, बहुत दिनों से मैंने दबा के रखी थी, वो इंतजार कर रहा था मैं आपसे कह दूं। तो थैंक यू सो मच लेक्चर में बने रहने के लिए, और मेरी जो है एक्टिंगों को देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। इसी तरीके से आप लेक्चर में आते रहिए और अपना प्यार बनाते रहिए। जो बात मुझे कहनी थी वो मैंने आज कह डाली। अब मेरे दिल में कोई भी ऐसी बात नहीं है जो मैं आपके सामने कह सकूं, तो अब मेरे को सुकून मिल चुका है, मैंने आपसे वो बात कह दी। थैंक यू बने रहने के लिए। इसी तरीके से लेक्चर में सपोर्ट करें। बाय बाय।